आदत को अपनाना था या शायद वो किसी आदत को छोड़ना था या फिर शायद वो एक फैसला बहुत बड़ा भी नहीं था, वो सिर्फ हाँ या ना का जवाब ही था। वो चाहे जो भी डिसीजंस थे, लेकिन उन्हीं डिसीजंस ने आपको आज यहाँ पे लाके खड़ा कर दिया है। अब सोचो उस वक्त कितने ऑप्शन और कितने चॉइसेस थे आपके पास और आपने वही डिसीजन क्यों लिया था? क्या वो डर की वजह से लिया गया था? क्या वो किसी के प्रेशर में आकर लिया गया था? या बस आपने अपने हालातों को देख के लिया था? या फिर लोग जैसा कह रहे हैं उसी हिसाब से डिसीजन ले लिया था आपने? वजह चाहे जो भी थी, लेकिन एक बात पक्की है, आपकी आज की जिंदगी कल के लिए गए उन्हीं फैसलों का परिणाम है। हो सकता है कि कुछ लोग अपने लिए गए उन डिसीजन से खुश होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग अपने लिए गए उन डिसीजन को लेकर रिग्रेट में ही होंगे। अभी मैं आपको आपके पिछले सालों में लिए गए डिसीजन को इसीलिए याद करवा रहा हूँ ताकि आपको ये रियलाइज हो सके कि कैसे आपके द्वारा लिया गया एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को बदल कर रख सकता है। लेकिन अब अगर बात करें प्रेजेंट टाइम की, तो सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा डिसीजन हमारे लिए सही है या नहीं। आखिर हम ज्यादातर गलत डिसीजन क्यों लेते हैं और हमें सब कुछ पता होने के बावजूद भी क्यों हम कोई डिसीजन नहीं ले पाते? इन सभी सवालों का जवाब आज आपको मिलने वाला है और लास्ट में 5 ऐसे तरीके भी बताने वाला जो आपको ये बताएंगे कि एक परफेक्ट डिसीजन कैसे लिया जाता है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आपका नेक्स्ट डिसीजन शायद आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। तुम अभी भी इंग्लिश सीख सकते हो मेरे साथ। पर कैसे सीखूं? काम के बीच में टाइम ही नहीं मिलता। मैं स्पीक की बदल सकता है। इंडियन क्रिकेट टीम के वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स में से एक महेंद्र सिंह धोनी, जिन्हें हम कैप्टन कूल के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अगर धोनी ने एक छोटा सा डिसीजन ना लिया होता तो शायद हम कभी भी उन्हें मैदान पर छक्के मारते हुए ना देख पाते। धोनी रांची में टीटी की जॉब करते थे। सुबह शाम ट्रेन के पीछे भागना, लोगों के टिकट चेक करना, बस यही उनकी रूटीन लाइफ थी। लेकिन उनका सपना हमेशा से एक क्रिकेटर बनने का था। जब वो जॉब कर रहे थे तो उस टाइम एक दिन उन्होंने एक बड़ा ही कठिन डिसीजन लिया। उन्होंने अपनी सबसे सिक्योर जॉब को छोड़ दिया, ट्रेन पकड़ी और वापस घर लौटकर क्रिकेट पर पूरी तरह से फोकस करने का फैसला किया। अब अभी ये डिसीजन आसान नहीं था और उनके पास कोई गारंटी भी नहीं थी कि वो कामयाब होंगे। लेकिन उनका वो एक डिसीजन उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गया। लेकिन उनके उस डिसीजन के पीछे किस प्रकार की सोच थी और उनका लिया गया वो डिसीजन उनके लिए क्यों सही साबित हुआ और आपके जीवन की वो कौन सी ट्रेन है जो आपको पकड़नी है? तो ये सब जानने के लिए हमें डिसीजन के पीछे की उन सारी बातों को समझना होगा जो हमें एक डिसीजन लेने के लिए मजबूर करती हैं या फिर हमें डिसीजन लेने से रोकती हैं। लेकिन उससे पहले आप एक छोटा सा डिसीजन अभी ले लें, इस वीडियो को लाइक करने का डिसीजन, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कंटेंट लाने की एनर्जी देता है। देखिए, रिसर्च बताती है कि एक एवरेज इंसान हर दिन करीबन 35,000 डिसीजंस लेता है। जी हाँ, अब सुनने में बड़ा अजीब लगता है कि इतने सारे, लेकिन इसमें आपको सुबह अलार्म बंद करके उठना है या 5 मिनट स्नूज करके ऑफ सोना है, इससे लेकर रात को पढ़ना है या मूवी देखना है, ऐसे कई सारे छोटे छोटे डिसीजन शामिल हैं और ये सब डिसीजंस हम हर रोज बिना सोचे समझे ही ले रहे हैं। असल में हमारी पूरी जिंदगी हमारे ही द्वारा लिए गए निर्णयों का योग है। मतलब कि आज आप जहाँ भी हैं, जो भी हैं, जैसे भी हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी चॉइस की वजह से है। एक बार आप खुद से सवाल पूछिए ना, क्या आप आज वो इंसान हैं जो आप बनना चाहते थे? अगर जवाब ना है तो कहीं ना कहीं आपने ऐसे डिसीजंस लिए हैं जो आपको उस वर्जन से दूर ले गए जो आप बनना चाहते थे। कई बार जो डिसीजन हमें छोटा सा लगता है वो भी हमारे फ्यूचर में एक बहुत बड़ा तूफान या बदलाव लेकर आ सकता है। और यही आता है एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट, बटरफ्लाई इफेक्ट। इसमें कहा जाता है कि अगर एक तितली अमेरिका में अपने पंख फड़फड़ाए तो उसकी उस कंपन से यहाँ भारत में एक बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है और यही कॉन्सेप्ट आपकी लाइफ पे भी अप्लाई होता है। अगर आपने किसी एक मौके पर सिर्फ हाँ या फिर ना भी कहा हो तो हो सकता है कि उसी से आपकी पूरी लाइफ का डायरेक्शन बदल गया हो। तो देखो, डिसीजन लेना मतलब सिर्फ ऑप्शन चुनना नहीं होता है।
डिसीजन लेना मतलब होता है अपनी जिंदगी की स्टीयरिंग को अपने हाथों में लेना। डिसीजन लेने के दो रास्ते हैं, या तो आप फैसला लेते हैं या फिर आप वो फैसला लेने से बचते हैं या उसे इग्नोर करते हैं। लेकिन यहाँ एक और बड़ी सच्चाई है जिसको जानना जरूरी है। अगर आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं तो भी आप उस डिसीजन को ना लेने का एक डिसीजन तो ले ही रहे हैं ना। अब ये सुनने में आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन सच यही है कि आपका निर्णय ना लेना भी एक निर्णय ही माना जाएगा। और आज ज्यादातर लोग यही करते हैं, डिसीजन को या तो टाल देते हैं या सोचते हैं कि बाद में देखेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर क्यों ज्यादातर लोग डिसीजन ले ही नहीं पा रहे हैं। तो साल 2000 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर टीना आयंगर ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक सुपरमार्केट में दो अलग-अलग टेबल लगाई। अभी वहाँ पे एक टेबल पर 6 तरह की जीन्स रखी गई और दूसरी टेबल पर 24 तरह की डिफरेंट जीन्स रखी गई। अब जाहिर सी बात है कि जहाँ ऑप्शन और चॉइसेस ज्यादा होंगे, लोग वहीं जाएंगे और वहीं से खरीदेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। जिस टेबल पर 6 जीन्स थे वो ज्यादा लोगों ने खरीदा, तकरीबन 30% लोगों ने, और जिस टेबल 24 जीन्स थे वहाँ सिर्फ 3% लोगों ने ही उसे खरीदा। मतलब कि ज्यादा ऑप्शंस देख के लोग अट्रैक्ट तो हुए लेकिन उसे खरीद नहीं पाए। जब इंफॉर्मेशन और ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं तो हमारा दिमाग एनालिसिस करने में फंस जाता है और ऐसी सिचुएशन में हम कोई भी निर्णय नहीं ले पाते या फिर निर्णय लेने से बचते हैं। और आज यही तो हो रहा है। आज लोग इसलिए परेशान नहीं है कि उनके पास ऑप्शंस और चॉइसेस नहीं है, बल्कि इसलिए परेशान है कि इतने सारे ऑप्शन और चॉइसेस हैं कि समझ ही नहीं आता है कि क्या चुने और क्या नहीं। और इसी परेशानी को डिसीजन पैरालिसिस या एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। देखिए आपके साथ भी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपका मूड हुआ हो और आपने सोचा हो कि चलो YouTube पे कोई अच्छा मोटिवेशनल वीडियो देखता हूँ, पर जैसे ही YouTube खोला और सर्च किया मोटिवेशनल वीडियो तो हजारों वीडियो आपके सामने आ जाते हैं। फिर कौन सा वीडियो पहले देखना है वही तय करने और स्क्रॉलिंग करने में आधे घंटे से ज्यादा का समय आप निकाल देते हैं। फिर थोड़ी सी मानसिक थकान महसूस होती है और फिर बिना कुछ देखे और बिना कुछ सीखे ही आप सो जाते हैं। अब सोचो, कुछ सीखने आए थे और ऊपर से और ज्यादा उलझ के सो गए। ऐसा ही तब होता है जब आप नए कपड़े लेने जाते हैं और शॉप में इतने सारे डिजाइन और इतनी सारी चॉइसेस और वैरायटीज देखकर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा कपड़ा मेरे पर सही लगेगा और कौन सा नहीं। और कभी-कभी इतनी सारी चॉइसेस देखकर आप कपड़ा लेना ही अवॉइड कर देते हैं कि समझ ही नहीं आ रहा क्या लें, चलो बाद में देखा जाएगा। आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े-बड़े बिजनेसमैन और सफल लोग होते हैं वो ऐसे छोटे-छोटे डिसीजंस में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं। इसलिए शायद आपको उनके कपड़े हमेशा एक जैसे ही दिखते होंगे। वो इन छोटे-छोटे डिसीजंस का पहले ही समय निकाल के एक शेड्यूल बनाते हैं और उसे एक ऑटो पायलट मोड पे रख देते हैं। वो अपनी उस एनर्जी को बड़े डिसीजंस लेने में खर्च करते हैं और वो अपने पास ऑप्शंस और चॉइसेस भी बहुत कम रखते हैं। हमारे सामने जब बहुत ज्यादा ऑप्शंस होते हैं तो हमारा दिमाग टेम्परेरी फ्रीज हो जाता है और इसी को कहते हैं डिसीजन पैरालिसिस। लेकिन जब बहुत सोचने के बाद भी अगर हमने कोई डिसीजन ले भी लिया तो वो डिसीजन भी हमारे लिए गलत ही साबित होता है या फिर बाद में उसको लेकर रिग्रेट फील होता है कि अरे हमने ये किया ही क्यों। तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ज्यादातर आप गलत डिसीजन ही क्यों लेते हैं। कहाँ दबा है आपकी किस्मत का खजाना। सड़क छाप बाबाओं के पास मत जाओ, मास्टर ऐप पर अपना हाथ स्कैन करो और अपनी लेते हैं। असल में हम गलत डिसीजन इसलिए लेते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि हम सोच के डिसाइड कर रहे हैं, पर सच्चाई है कि हमारे ज्यादातर डिसीजंस इमोशन से होते हैं, रेशनल नहीं होते हैं। दरअसल हमारे डिसीजंस का एक बड़ा हिस्सा हमारे कॉन्शियस माइंड से नहीं बल्कि सबकॉन्शियस माइंड से आता है। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप सोच समझ के फैसला ले रहे हो, लेकिन असल में आपका दिमाग तो उस फैसले के पीछे का कैलकुलेशन पहले ही कर चुका होता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर डेविड ईगलमैन कहते हैं कि आपका कॉन्शियस माइंड एक सीईओ की तरह है जो बेसमेंट में काम करने वाले कर्मचारियों यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड के डिसीजन का क्रेडिट खुद ले लेता है। मतलब आपका दिमाग पहले अंदर ही अंदर फैसले लेता है और फिर आपके कॉन्शियस माइंड को ऐसा लगता है कि हाँ ये डिसीजन मेरा था। देखिए हमारा ब्रेन दो हिस्सों में काम करता है, एक है लॉजिकल ब्रेन जिसे परफ्रंटल कॉर्टेक्स भी कहते हैं और दूसरा है इमोशनल ब्रेन जिसे लिम्बिक सिस्टम भी कहा जाता है। अब जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो आइडियली आपको लॉजिक और इमोशन दोनों को बैलेंस करना चाहिए, लेकिन ज्यादातर केसेस में हमारा इमोशनल ब्रेन पहले ट्रिगर होता है और फिर बाद में लॉजिकल ब्रेन उसका रीजन ढूंढने लगता
होता है। हार्वर्ड के प्रोफेसर गेरार्ड ज़ेल्टमैन भी यही कहते हैं कि हमारे 95% डिसीजंस हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही लेता है। यानी कि जो आप सोचते हैं कि आप बहुत सोच समझ कर रहे हैं, वो पहले से ही आपके बिलीफ सिस्टम, आपके इमोशंस, हैबिट्स और पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से सबकॉन्शियसली डिसाइड हो चुका होता है, और फिर बाद में हम उसे जस्टिफाई करने के लिए लॉजिक ढूंढते हैं। मतलब पहले इमोशन से डिसीजन लिया जाता है और फिर रीजन से उसे सही साबित किया जाता है, और इसी चीज को कहते हैं कंफर्मेशन बायस। कंफर्मेशन बायस का मतलब होता है जब हम पहले से ही कोई मान्यता, कोई सोच, कोई विश्वास बना लेते हैं, तो हमारा दिमाग सिर्फ उसी इंफॉर्मेशन को नोटिस करता है जो हमारे अंदर बनी उस मान्यता को सही साबित करे, और बाकी सारी चीजों को इग्नोर कर देता है। मतलब अगर आपने मान लिया कि मैं किसी चीज में अच्छा नहीं हूँ, तो अब जब भी आप कोई काम में फेल होंगे ना, तो आपका दिमाग आपसे यही कहेगा, देखा मैंने तो पहले ही कहा था। लेकिन जब आप उसी चीज में थोड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो आपका दिमाग उस चीज को नजरअंदाज कर देगा। आपको शायद पता भी ना चले, लेकिन आपका ही दिमाग आपको आपकी ही मान्यता को सच साबित करने में लगा हुआ है, चाहे वो मान्यता सही हो या गलत। और यही हम फंस जाते हैं। हम डिसीजन इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं वो हमारी पुरानी सोच को गलत साबित ना कर दे। और कई बार हम गलत डिसीजन सिर्फ इसलिए ले लेते हैं क्योंकि हमने पहले से ही सोच रखा है कि यही सही है, और फिर उसके पक्ष में सबूत ढूंढते रहते हैं। मतलब आप जो मानते हैं आप वही देखना और करना चाहते हो। अब सोचो, इस तरह की सोच के साथ अगर आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हो, तो क्या वो डिसीजन सच में आपकी सोच से निकला है, या बस आपने जो पहले से मान लिया था वही आपने दोहराया है? कंफर्मेशन बायस हमें हमेशा हमारे अंदर बने बिलीफ सिस्टम के अकॉर्डिंग एक कंफर्ट जोन में रखता है। अब जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है, तो सवाल ये उठता है कि क्या हम कभी सच में कोई डिसीजन ले भी सकते हैं? तो हाँ, हम ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि हम खुद को समझें पहले। जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि आपके अंदर डर कहाँ से आता है, आप कंपैरिजन क्यों करते हो, या आप हर बार वही गलत पैटर्न क्यों दोहराते हो, तब तक आप बाहर के डिसीजंस को कभी सही ढंग से ले ही नहीं पाओगे। आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि आप कौन हो, आप अभी कैसी सिचुएशन में हो, और आपको किस लिए करना है। आपको सबसे पहले खुद को जानना बहुत जरूरी है, और यही कहलाता है सेल्फ अवेयर होना। देखिए, अभी मैंने आपको जो भी पॉइंट्स बताए, सेल्फ अवेयरनेस, बिलीफ सिस्टम और इमोशनल इंटेलिजेंस, तो इन तीनों चीजों को लेकर मैंने पहले ही एक पूरी डिटेल में अलग अलग वीडियो बनाई हुई है। आप बाद में जाकर उसे देख सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे सवाल ये है कि हम सही डिसीजन लें तो लें कैसे? क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी है जो हमें डिसीजन पैरालिसिस से बचा सके, जो हमें रिग्रेट से दूर रखे, और जो हमें वो डायरेक्शन दे जो हमारी जिंदगी को सचमुच में बेहतर बनाए? तो देखो, सबसे पहले तो एक बात को बहुत अच्छे से समझ लो, डिसीजन लेना खुद एक कर्म है, और कर्म का मतलब होता है एक्शन लेना, बिना ये सोचे कि उसका फल क्या होगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। मतलब आपके हाथ में सिर्फ एक चीज है, फैसला लेना। उसके बाद क्या होगा वो समय और परिस्थितियां तय करेंगी। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि बिना सोचे समझे कोई भी डिसीजन ले लो। नहीं, इसका असली मतलब ये है कि सही सोच के साथ अपने मन की सुनकर जो निर्णय लिया है उस पे भरोसा रखो। क्योंकि अगर आप हर वक्त सिर्फ रिजल्ट के बारे में सोचते रहोगे तो डिसीजन लेना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो सही सोच और सही स्ट्रैटेजी के साथ किस तरह आप एक सही निर्णय ले सकते हो, उसके लिए आपको मैं 5 ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसे अप्लाई करके आप अपनी आगे की लाइफ को एक सही डायरेक्शन दे सकते हो। ये 5 तरीके साइकोलॉजिकली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करना। पहला है द रिवर्स विजुअलाइजेशन टेक्निक। फ्रॉड मेरे साथ नहीं होगा, ऐसा मैं सोचती थी। फिर एक छोटी सी गलती की और पूरा बैंक अकाउंट खाली। मैडम, आपकी कंप्लेंट डेटेड। अपने पैसे सेफ रखिए। डेली पेमेंट्स एयरटेल पेमेंट्स बैंक से कीजिए ताकि मेन अकाउंट सुरक्षित रहे। हमें आपके पैसे नहीं, आपकी सेफ्टी चाहिए। इधर आओ। Come here. मेरा हाथ पकड़ो। Hold my hand. मुझे इंग्लिश बोलने में शर्म आती है। I feel shy. विजुअलाइजेशन टेक्निक। तो देखो, ज्यादातर लोग कोई फैसला लेते वक्त फ्यूचर की इमेजिनेशन करते हैं और ये सोचते हैं कि अगर मैं ये करूंगा तो आगे क्या होगा। लेकिन ये स्ट्रैटेजी थोड़ा हटके है। रिवर्स विजुअलाइजेशन में आपको अपने फ्यूचर से पीछे की ओर सोचना है। मतलब पहले इमेजिन करो कि 5 साल बाद या 10 साल बाद आप कहाँ होना चाहते हो।
फिर पीछे की ओर देखो और ऐसा कौन सा डिसीजन लिया था जिसकी वजह से आप वहां पहुंचे। मान लो कि आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो और आप इमेजिन करते हो कि 5 साल बाद आप एक आईएएस ऑफिसर हो। अब वहां से पीछे की ओर सोचो और स्टेप बाय स्टेप देखो कि आईएएस बनने के लिए आपको 5 साल पहले क्या करना पड़ेगा, 1 साल पहले क्या करना पड़ेगा, और हर एक छोटे छोटे डिसीजंस को देखने की कोशिश करो जो आपको वहां तक ले जाएंगे। अब प्रेजेंट में वापस आओ। क्या आज आप अभी वो डिसीजंस ले रहे हो जो आपके उस फ्यूचर को सच करेंगे? शायद नहीं। आपको ये रियलाइज करवाएगा कि कैसे आपका एक छोटा सा डिसीजन आपको आपके गोल से दूर ले जा रहा है। ये टेक्निक आपको प्रेजेंट के इमोशन और डिस्ट्रैक्शन से हटाकर लॉन्ग टर्म गोल पर फोकस करने में मदद करती है। जब आप एंड गोल से स्टार्ट करते हो तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उन डिसीजंस को फिल्टर करता है जो आपको उस गोल से दूर ले जा सकते हैं। इससे आपका डर और कंफ्यूजन कम होता है क्योंकि फिर आपका फोकस परफेक्ट डिसीजन से हटकर पर्पसफुल डिसीजन पर जाता है। आप अभी उसके बारे में सोचिए जो आप बनना चाहते हैं और उसका फिर रिवर्स विजुअलाइजेशन करिए जैसा मैंने आपको बताया। आपको ज्यादातर डिसीजन के बारे में अपने आप रियलाइज होने लगेगा। दूसरा है द आउटसाइडर्स लेंस स्ट्रैटेजी। जब हम खुद से कोई डिसीजन लेते हैं तो हम अपने ही इमोशंस, बायसेस और फियर्स में फंस जाते हैं। लेकिन आउटसाइडर्स लेंस स्ट्रैटेजी में आपको अपने डिसीजन को एक थर्ड पर्सन की तरह देखना है। जैसे कि इमेजिन करो कि आप अपने बेस्ट फ्रेंड को या फिर अपने छोटे भाई या बहन को एडवाइस दे रहे हो जो आपकी ही सिचुएशन में है, तो आप उसे क्या कहोगे? मान लो कि आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आपको लगता है कि मैं इसे छोड़ नहीं सकता, शायद ये समय के साथ ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड यही सिचुएशन में होता तो आप उसे क्या कहते? शायद यही कहते, भाई ये रिलेशनशिप तुझे मेंटली ड्रेन कर रहा है, छोड़ दे, तो इससे भी अच्छा डिजर्व करता है। यही कहते ना, तो यही एडवाइस खुद को भी तो दो आप। ये आपके लिए वर्क इसलिए करेगा क्योंकि हम दूसरों को एडवाइस देते वक्त ऑब्जेक्टिव और लॉजिकल होते हैं, लेकिन खुद के लिए इमोशनली बायस्ड हो जाते हैं। ये स्ट्रेटजी आपके कंफर्मेशन बायस को ब्रेक करती है और जब आप एक आउटसाइडर की तरह सोचते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस के प्रीसेट बिलीफ से ऊपर उठ जाते हो। आप ऑब्जेक्टिवली देख पाते हो कि क्या सही है और क्या बस आपका डर और ईगो बोल रहा है। आप अभी से ट्राई करके देखो और अपनी जगह अपने छोटे भाई या बहन को रखकर देखिए, फिर डिसीजन के बारे में सलाह दें, आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तीसरा है द गुड इनफ ओवर परफेक्ट स्ट्रैटेजी। हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ परफेक्शन की तलाश में ही डिसीजंस डालते रहते हैं, लेकिन ये स्ट्रैटेजी आपको परफेक्ट डिसीजन की तलाश छोड़कर एक गुड इनफ डिसीजन लेना सिखाती है जो आपको एक्शन मोड में लाएगी। देखिए, एक बात बहुत अच्छे से याद रखो, परफेक्शनिज्म एक ट्रैप है। परफेक्शन का पीछा करने से आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कई बार आप अपॉर्चुनिटीज भी मिस कर दोगे। आप सोचते हो कि जब तक चीजें परफेक्ट नहीं होंगी मैं डिसीजन नहीं लूंगा, लेकिन सच ये है कि चीजें परफेक्ट होती नहीं है, उन्हें बनाना पड़ता है परफेक्ट। मान लो कि आप एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हो और आप सोचते हो कि पहले परफेक्ट कैमरा लेना है, परफेक्ट एडिटिंग सॉफ्टवेयर चाहिए, परफेक्ट स्क्रिप्ट लिखना चाहिए, परफेक्ट बोलने का तरीका आना चाहिए और उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? आप बस उस परफेक्ट चीजों के इंतजार में रह जाओगे जो कभी भी नहीं होने वाली। लेकिन गुड इनफ स्ट्रैटेजी आपको बताती है कि आपके पास जो भी है अगर उससे 70% रिजल्ट मिलने के चांसेस हैं तो उसे शुरू कर दो। अपने फोन से वीडियो शूट करो, बेसिक एडिटिंग करो और अपलोड कर दो। दैट्स इट। पहला वीडियो परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन आपका 10वां वीडियो आपके परफेक्ट फर्स्ट वीडियो से कहीं बेहतर होगा। एक रूप है और डर इस बात का कि कहीं ना कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लोग कहीं आपको जज ना करने लगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी में कोई डिसीजन फाइनल नहीं होता। हर डिसीजन को आप उसे लेने के बाद भी रिफाइन कर सकते हो। ये स्ट्रैटेजी आपको सिखाती है कि प्रोग्रेस इज ग्रेटर देन परफेक्शन। चौथा है द वन रीजन रूल। हमारे पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, लेकिन उन ऑप्शंस के साथ मल्टीपल रीजंस भी जुड़े हुए होते हैं। तो जब ऑप्शन ज्यादा हो और डिसीजन कॉम्प्लिकेटेड लगे तो आप वन रीजन रूल यूज करो। इसमें आपको बस एक सिंगल सॉलिड रीजन चुनना है कि आप ये डिसीजन क्यों ले रहे हो। बाकी के सारे रीजंस को आप साइड में कर दो। मान लो कि आपको 10th या 12th के बाद ये डिसाइड करना है कि कौन सा ऑनर सब्जेक्ट लेना है, साइंस, कॉमर्स या फिर आर्ट्स। आप सोचते हो कि साइंस से इंजीनियरिंग या डॉक्टर बन सकता हूं, लेकिन पढ़ाई टफ है। कॉमर्स से सीए बन सकता हूं, लेकिन अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है। आर्ट्स से कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, लेकिन आर्ट्स लूंगा तो लोग क्या कहेंगे। अब वन रीजन रूल लगाओ और रीजन ऐसा हो जो आप सच में फील करते हो। जैसे कि मुझे आर्ट्स लेना है क्योंकि मुझे हिस्ट्री और सोशल साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट है और इसी के साथ मेरी यूपीएससी की प्रिपरेशन भी होती है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कह रहे हैं या फ्यूचर के सारे डाउट्स को इग्नोर करो। ज्यादातर हम मल्टीपल चॉइसेस के अलावा मल्टीपल रीजंस के चक्कर में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक रीजन फोकस
फोकस देता है और डिसीजन मेकिंग को सिंप्लीफाई करता है। ये स्ट्रेटेजी आपके डिसीजन पैरालिसिस और ओवर थिंकिंग को रोकती है। जब आप एक रीजन पर फोकस करते हो ना, तो आपके माइंड में एक क्लैरिटी आती है और आप